गाइस बात हो रही है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और ये जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसने अभी 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था 27 और 28 मार्च 2023 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के लिए। और इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटरनेट से जुड़े। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव सिटी के ऊपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, प्लस सेकंड ऑब्जेक्टिव है मल्टीलिंगुअल इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि काफी सारे लोग जो है वो इंग्लिश से फैमिलियर नहीं है। लैंग्वेज जो है उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंटरनेट को जो है वो लोकल लैंग्वेज में जो है वो बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है कि जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, इंटरनेट की तमाम चीजें जो है वो लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल हो लोगों के पास, जिससे कि लोग आसानी से जो है वो जुड़ सकें। जैसे कि लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, आपको पता है कि जैसे मोबाइल फोन्स की भी बात करें तो मोबाइल फोन्स में हिंदी लैंग्वेज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी और भी काफी सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने को लेकर बढ़ावा दिया जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के दिन। और पूरे दुनिया भर में इस दिवस को 28 मार्च को मनाया जाता है। और इसका उद्घाटन जो किया था वो यूएएसजी और आई कैन ने किया था। और इंडिया जो है वो इस बार की फ्लैग बियरर है, मतलब एक प्रकार से इंडिया जो है वो लीड कर रही है और प्रमोट कर रही है, प्रचार कर रही है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फॉर डिजिटल इंक्लूजन का, कि सभी लोग जो है वो डिजिटली इंक्लूड हों। और ये जो उद्घाटन हुआ है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है इंक्लूसिविटी के ऊपर, मतलब कि और भी लोगों को जोड़ने के ऊपर, और मल्टीलिंगुअल इंटरनेट को बनाने के ऊपर कि और भी ज्यादा भाषा में इंटरनेट अवेलेबल हो। और बताया ही जा रहा है कि जैसे ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अडॉप्ट करने पर इंडिया के अंदर 500 मिलियन और भी ज्यादा ब्रॉडबैंड यूजर जो है वो बढ़ जाएंगे। और अगले 1 बिलियन इंटरनेट यूजर जो हैं वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से शामिल होने वाले हैं। और यही चीज को हाईलाइट किया जा रहा है मल्टीलिंगुअल इंटरनेट को, कि इंटरनेट जो है वो और भी तमाम भाषा में जो है वो अवेलेबल हो। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करें तो इसमें मेन फोकस रखा जाता है कि हमें एक ऐसा टेक्निकल एनवायरनमेंट बिल्डअप करना है, ऐसा टेक्निकल एनवायरनमेंट बनाना है जिसके थ्रू जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर्स हैं, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है, वो बेसिकली लोकल लैंग्वेज में, अदर देन इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश के अलावा जितनी भी लोकल लैंग्वेज है उसमें इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। राइट, जैसे कि ईमेल एड्रेस हिंदी में हो, राइट, स्क्रिप्ट हिंदी में हो, लैंग्वेज हिंदी में हो, राइट, मतलब लैंग्वेज या कैरेक्टर ऑफ लेंथ वो हिंदी में हो या दूसरी भाषाओं में हो, मतलब आप समझ पा रहे होगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अब इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, तो इंडिया के अंदर तो आपको ऑलरेडी पता है 18,000 से भी ज्यादा बोलियां हैं। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के कारण भी। प्लस काफी सारे लोग इंटरनेट से जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बैरियर उनके लिए है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के थ्रू हम लोग अगर इंटरनेट को मल्टीलिंगुअल जो है वो बनाएंगे तो इससे फायदा जो है ये होगा कि और भी काफी सारे लोग जो है वो इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। और इंडिया जो है वो टारगेट कर रही है कि ये 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बनाएगी, राइट, बहुत ही जल्दी, राइट। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम और भी ज्यादा लोगों को डिजिटल इंडिया से या इंटरनेट से जो है वो जोड़ें, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी अब आई कैन के बारे में बात करें, इंटरनेट कॉपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स की बात करें तो ये मैनेज करती है जितने भी नेम स्पेस हैं या न्यूमेरिकल स्पेस, यानी कि नंबर्स वगैरह, वर्ड वगैरह इंटरनेट के ऊपर, तो उसको मेंटेन करने का काम आई कैन का होता है। ये बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है उसको मेंटेन करती है। आपने देखा होगा आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट। हर एक वेब पेज का एक अलग आईपी एड्रेस हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रॉडबैंड यूजर्स का, हर एक यूजर का अलग आईपी एड्रेस होता है, राइट। डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि www.jhasarakademyforis.com, तो ये झासर अकेडमी फॉर आईएएस ये डोमेन नेम है, राइट। यानी कि ये पर्टिकुलर झासर अकेडमी का है ये नेम। तो ऐसी अलग जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका डोमेन होता है, तो वो सेफ और सिक्योर रहे, तो उस पर ये आईकैन जो है वो काम करती है, जिसको कैलिफोर्निया में शुरू किया गया था सितंबर 30 1998 को। और आईकैन जो है वो चलाती है काफी सारे, यानी कि इंटरनेशनली अलग अलग एरिया से आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको चलाते हैं, राइट, आईकैन को। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है छोटा सा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे से रिलेटेड, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
गाइस हम लोग बात करेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। नाम से क्या समझ में आ रहा है? एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि ऐसी दवाइयां जो एसेंशियल है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी एक नेशनल लिस्ट, उसकी यहां पर जो है वो चर्चा हो रही है, नेशनल लिस्ट की चर्चा हो रही है, राइट। अब देखो, पहली चीज तो मैं आपको समझाता हूं कि ये मतलब क्या चीज है, ये किस प्रकार की दवाइयां हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। तो देखो, दवाइयां इंडिया के अंदर दो कैटेगरी में बेची जाती हैं, एक शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड ड्रग्स जो होते हैं उसमें शामिल होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और इस दवाइयों के प्राइस जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं एनपीपीए के द्वारा, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। मतलब ये बताती है कि ये फलाना लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, इस दवाई के प्राइस जो है वो बता देते हैं कि इसके ऊपर, यानी कि एक मार्क के ऊपर ये प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी इन दवाइयों की। तो ये एसेंशियल मेडिसिन है, यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी दवाइयां हैं, और ये जरूरी दवाइयों के प्राइसेस जो है वो कंपनी बढ़ा नहीं सकती है, एक लिमिट सेट कर देती है, एक सीलिंग सेट कर देती है एनपीपीए, कि भाई इससे ऊपर जो है, यानी कि इस प्राइस से ऊपर जो है वो आप इनको बेचोगे नहीं मार्केट में। और बाकी दूसरे जितनी भी दवाइयां वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं, वो नॉन शेड्यूल्ड की कैटेगरी में आ जाती हैं, जिनके प्राइस जो है वो 10% तक जो है वो हर साल बढ़ाए जा सकते हैं। अब एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट, मतलब सीधी सिंपल सी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एक ऐसी लिस्ट है जिस लिस्ट के माध्यम, मतलब जिस लिस्ट के अंदर दवाइयां ऐसी लिखी होती है जिनके प्राइस जो है वो आप सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दवाइयां हैं, राइट। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि भैया अभी होलसेल प्राइस में जो है वो चेंजेस आए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में चेंजेस आया, 12.12% का, 12.12% का चेंज आया है। तो इसलिए अभी दवाइयों के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, राइट। एसेंशियल लिस्ट के अंदर जो दवाइयां हम लोग को देखने को मिलती हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ये चीज उन्होंने जो है वो बताई है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो मेंटेन करती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को, और ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो प्रायोरिटी पे रखी जाती हैं, कि जनता को सबसे ज्यादा इन दवाइयों की जरूरत है और इनके प्राइस जो है वो बढ़ाने नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इश्यूज के बारे में बात करें, हमारी कंट्री के अंदर प्राइस के रेगुलेशन को लेकर, दवाइयों के प्राइस को के रेगुलेशन को लेकर। अब आपको पता है कि यार दवाइयां जो होती है वो खुली बिकती हैं, खुली बिकती है मतलब जैसे आप पत्ता नहीं खरीदते हो, कई बार ऐसा होता है कि भैया 3 दिन की दवाई दे दो, मेडिकल में जाकर हम बोल देते हैं 3 दिन की दवाई दे दो, तो आपको पत्ते में से 3 दिन की दवाई काट कर जो है वो दे देते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जो रेट डिसाइड होता है, जो प्राइस सीलिंग डिसाइड होती है, वो पत्ते के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि पूरे पैकेट के अकॉर्डिंग होती है। बट जब मार्केट में खुली चीजें जब बिकती हैं, तो उसके प्राइस जो है वो रिटेलर अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। फिर बहुत कम दवाइयां हम लोग को देखने को मिलती हैं जो इस लिस्ट में है, मात्र 348 दवाइयां ही अभी तक बताई जा रही है कि इस लिस्ट के अंदर शामिल है। एक और चीज इसमें कॉम्बिनेशन ड्रग शामिल नहीं है। कॉम्बिनेशन ड्रग मतलब जैसे कि किसी को सर्दी खांसी बुखार है, तो वो 3 चीज के दवाइयां उसमें एक गोली में जो है वो मेंशन्ड है। अब ऐसी जो गोलियां होती हैं तो ये एसेंशियल लिस्ट में नहीं आती। एसेंशियल लिस्ट के अंदर एक सिंगल वाली कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं, सिंगल ड्रग हम लोग को देखने को मिलता है जो सिंगल चीजों को टारगेट करता है, सिंगल प्रॉब्लम को टारगेट करता है। तो कॉम्बिनेशन ड्रग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखो, कॉम्बिनेशन ड्रग में अगर एक पर्टिकुलर ड्रग शेड्यूल्ड में है और एक नॉन शेड्यूल्ड में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्राइस तो सीलिंग क्रॉस करेंगे। दूसरे ड्रग को ये बोल देंगे कि जो नॉन शेड्यूल में, कि इसके प्राइस ज्यादा है कंपैरेटिवली शेड्यूल्ड ड्रग के। तो इस हिसाब से भी जो कंपनी वाले जो होते हैं, दवाइयां वगैरह जो बनाते हैं, वो इस प्रकार से खेल लेते हैं। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और कोई भी उल्लंघन अगर करता है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स का, तो उस पर भी अभी कोई पेनाल्टीज नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो क्या है, और इंडिया के अंदर इसका रेगुलेशन बहुत ही पुअर है। तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, राइट। अब काफी अच्छा एक टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। ट्यूबरकुलोसिस के पूरे फैक्ट्स जो है वो अभी आपको पता लगेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट हमें देखने को मिल रही है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है वन वर्ल्ड टीबी समिट को, और ये अनाउंस किया है कि हम लोग टीबी को जो है वो 2025 तक जो है वो मुक्त कराएंगे, यानी कि भारत को टीबी मुक्त कराया जाएगा 2025 तक। तो ये टारगेट आप ध्यान में रखना, टीबी मुक्त भारत टारगेट जो है वो 2025 का है। वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, और इंडिया का विजन जो है वन अर्थ वन हेल्थ, उसको आगे ले जाया जाता है। ये इस गोल को अचीव करने के लिए एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2025
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने टीबी मुक्त पंचायत भी अनाउंस करी और शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी अनाउंस किया। और इंडिया जो है वो पहली कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल भी लेकर आई टीबी को एस्टिमेट करने के लिए। और ये मैथमेटिकल मॉडल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये 40 कंट्रीज के सामने ये मॉडल जो है वो रखा जाता है। इसमें स्टेटस बताया जाता है कि टीबी का क्या स्टेटस है, कितनी तेजी से टीबी बढ़ रही है, घट रही है। इस मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू जो है वो समझाया जाता है कि हम क्या पॉलिसीज, क्या अप्रोच जो है वो लेकर आए जिसके माध्यम से टीबी को घटाया जा सकता है। तो ये मॉडल जो है वो इंडिया की तरफ से सामने आता है। मैथमेटिकल मॉडल, पहली कंट्री इंडिया है जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल पर काम करती है टीबी के एस्टिमेशन के लिए। अब टीबी बर्डन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि टोटल 1.6 मिलियन लोग 2021 में मरे हैं बिकॉज ऑफ टीबी, उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ टीबी, जिसमें 1,85,000 लोग जो हैं वो एचआईवी से पीड़ित थे। और पूरे दुनिया भर में टीबी जो है वो 13वें नंबर पर है डेथ के मामले में, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ के मामले में, और इन्फेक्शियस किलर के मामले में कोविड-19 के बाद दूसरे नंबर पर है। टीबी को आप प्रिवेंट कर सकते हो, टीबी को रोका जा सकता है, टीबी को ठीक किया जा सकता है। लगभग 85% लोग जिनको ये बीमारी होती है, टीबी होती है, वो सक्सेसफुली 4 से 6 महीने के जो ट्रीटमेंट जो होता है उनका उसमें ठीक हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर 25% से भी ज्यादा पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में टीबी के केसेस हैं। और इंडिया की टीबी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग 2022 में हम लोग को 24.2 लाख केसेस और ज्यादा नजर आए, यानी कि 13% केसेस जो है वो बढ़े। और केसेस बढ़ने के पीछे की वजह आपको ऑलरेडी पता है कि लोगों का प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस नहीं हुआ, लोगों ने डायग्नोसिस करवाया नहीं, कोविड-19 के कारण भी लोगों ने हॉस्पिटल्स वगैरह जाना अवॉइड जो है वो किया। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिला जिसके कारण से ये केसेस बढ़ गए। अब पूरे दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस की एक रिपोर्ट आती है, तो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2022 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी। और इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप टू डेट असेसमेंट बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर में टीबी का क्या स्तर है, राइट। तो ये चीज जो है बताई जाती है कि कैसे आप जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो आती है। रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया कि केसेस में बढ़ोतरी हुई है। 10.6 मिलियन लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं, टीबी हुआ है उनको 2021 में। ये 4.5% का इंक्रीज है 2020 के कंपैरिजन में। और 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है टीबी को, जिनमें से 1,87,000 लोग एचआईवी पॉजिटिव थे, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो हम लोग को कंट्री वाइज डेटा भी प्रोवाइड कराती है। तो टोटल टीबी पेशेंट पूरे दुनिया भर में जो है उनका 68.3% जो टीबी के पेशेंट है वो 8 कंट्री से आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में 28% केसेस टीबी के नजर आते हैं, यानी कि 1/4 से ज्यादा। ये दूसरी कंट्री इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हम लोग को देखने को मिलती है। एक तो ये भी हो गया, टीबी ड्रग रेजिस्टेंस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग जो टीबी की दवाइयां ले रहे हैं उनकी बॉडी रेजिस्ट कर गई है एंटीबायोटिक्स खाने के कारण या गलत तरीके से डोजेस लेने के कारण। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिला है। टीबी ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसका बर्डन 3% से बढ़ा है 2020-2021 के बीच में, जिसमें 4,50,000 नए केसेस जो हैं वो हम लोग को रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी के देखने को मिले हैं, यानी कि टीबी रेजिस्टेंट लोग इतनी ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। पहली बार इतने सालों में इतना बड़ा इंक्रीज जो है वो हम लोग को देखने को मिला, राइट, टीबी के केसेस में। अभी तक तो टीबी के केसेस जो है वो गिर रहे थे, बट अचानक से कोविड-19 के बाद से, जैसे मैंने अभी आपको इश्यूज बताए, तो उसके कारण से टीबी के केसेस का बर्डन बढ़ गया है। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा। ग्लोबल इश्यूज में आप देखो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस क्षेत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन ले लो, चाहे अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है वो ले लो, चाहे मिडिल ईस्ट वाला और दूसरा क्षेत्र इसराइल पैलेस्टीन वाला क्षेत्र ले लो, तो अलग अलग जगह पर, म्यांमार ले लो तो अलग अलग जगह पर जो है जब दंगे वगैरह होते हैं तो कहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है वो काम कर पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, भले ही उनको कितनी भी डिजीज हो तो उनको प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल पाती ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल शॉप्स वगैरह बंद रहती हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं। तो इसके कारण भी पूरे दुनिया भर में ये टीबी के केसेस जो है वो बढ़े हैं, ये चीज बताई जा रही है। अब हमारी सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, तो सरकार टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके तहत जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको डिजिटल हेल्थ आईडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। फिर निक्षय पोषण योजना हम लोग को देखने को मिलती है, जिस योजना के थ्रू जो है वो पेशेंट को मॉनिटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में उनको पैसे जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एक नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारा कि भारत को जो है वो टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2030 का है, उसके 5 साल पहले ही हम इस गोल को अचीव करेंगे।
फिर एक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जिसके थ्रू कंट्री जो है वो तेजी से टीबी को खत्म करे 2025 तक, उस पर काम किया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व कराना टीबी को खत्म कराने के लिए, क्योंकि काफी सारे सोशल स्टिग्मा भी होता है ना, कि लोग बाग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, किसी को टीबी होता है तो वो खुलेआम बताते नहीं है। तो कम्युनिटी में ये चीज स्प्रेड करो कि नहीं भाई बताओ, और बताकर ट्रीटमेंट लो, राइट। इसमें हमने बीसीजी वैक्सीन जो है वो इंक्लूड करी है इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से एसोसिएटेड भी है। दो वैक्सीन बीपीएम और एमआईपी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी जो है वो डेवलप की जा रही है, राइट। और इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो अभी चल रहा है, तो हम वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। फिर ट्यूबरकुलोसिस मॉडल हमने तैयार किया, एक मैथमेटिकल मॉडल हमने तैयार किया कि बेटर तरीके से इस डिजीज को एस्टिमेट कर सकें हम लोग। इस मॉडल की मदद से टीबी के जितने भी केसेस हैं और उसका जो उसके कारण जितने लोगों की मौत होती है, तो उसका प्रॉपर डेटा जो है वो तैयार किया जाता है। और इसको बेसिकली बताया जाता है कि हर साल मार्च में जो है वो इसको रिलीज किया जाता है, और अप्रैल में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है, राइट, टीबी से रिलेटेड। उससे एक महीने पहले ही हम लोग जो है वो टीबी, इंडिया के अंदर टीबी के क्या केसेस हैं, तो उसको जो है वो बता देते हैं। अब देखो, टीबी को खत्म करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं। एक तो डेटा जो है वो अलग अलग एजेंसीज के थ्रू ये सामने आता है कि लगभग 16.4% इंडिया की पॉपुलेशन गरीब है, जिनमें से 4.2% लोग जो है वो एक्सट्रीम गरीबी में है, राइट। और बताया ये भी जाता है कि गरीबी के कारण, अब देखो जब भी गरीबी आती है तो ये भी बोला जाता है कि अंडर नरिशमेंट, यानी कि प्रॉपर उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम होती है। और कोई भी बीमारी, और अगर आपकी बॉडी अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, तो वो बीमारी का असर और तेज होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फिर वीक रहता है ना। तो ये इशू है। अंडर रिपोर्टिंग एक मेजर फैक्टर है कि टीबी के केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते, नहीं कि लोग बाग जाते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करवाते, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते कि उनको टीबी हुआ है। ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल पाता, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता काफी सारी जगह पर। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मेजर पार्ट टीबी केयर का, वो भी फ्रेगमेंटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, महंगा भी है ना प्राइवेट सेक्टर। फिर लोग अब रेजिस्टेंट हो गए हैं टीबी को लेकर, राइट, लोगों की बॉडी स्पेशली। फिर प्रॉपर तरीके से रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी जो है वो स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। फिर सोशल स्टिग्मा तो मैंने आपको बताई कि टीबी से लोग जो है वो भागते बताते नहीं कि हमें टीबी हुआ है, राइट। तो ये सब इश्यूज हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस होता है एक बैक्टीरियम के कारण, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ह्यूमंस में ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है लंग्स को, जिसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। और जब दूसरे ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो टीबी जो है वो स्प्रेड होता है व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन, हवा के माध्यम से। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि कफ के साथ बलगम आना, राइट, कई बार कफ के साथ ब्लड आ जाता है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस होता है, अचानक से वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, राइट। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अडल्ट इसकी चपेट में आते हैं। और 2021 में मेन को 50, मतलब मेन जो है टोटल मेन, उनमें से 56.5% मेन को टीबी का बर्डन हुआ, टीबी देखने को मिला था। वुमेन को 32.5% और बच्चों को 11%। काफी सारे नए केसेस हम लोग को टीबी को देखने को मिले, जो कि 5 रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन, एचआईवी, अल्कोहल, स्मोकिंग, डायबिटीज। तो ये 5 मेजर रिस्क की कारण है, यानी कि जिनको भी टीबी देखने को मिला उनमें ये 5 चीजें मैक्सिमम लोगों में नजर आई हैं। और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। और ये 24 मार्च वो दिन था जिस समय रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब की डिस्कवरी, कि उन्होंने डिस्कवर कर दिया था एक बैक्टीरियम को जिसके कारण टीबी होता है। तो इसलिए 24 मार्च डेट जो है वो डिसाइड की गई है टीबी के लिए, वर्ल्ड टीबी डे, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। गाइस, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ताइवान और वन चाइना पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को मैप दिखाता हूँ। तो देखिए, ये प्यारा सा हमारा इंडिया हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसके ईस्ट की तरफ आप जाओगे बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए, तो ये देखो आपको ये चाइना जो है वो दिखाई दे रहा है। चाइना की नीचे साइड जो है वो थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक में ये ताइवान आइलैंड के बारे में। तो बेसिकली ताइवान और चाइना को लेकर क्या इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलता है, राइट, बट उसने कभी भी ऑफिशियली ये चीज जो है वो डिक्लेयर नहीं करी है। तो उसके बट हालांकि पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं उन सब ने ताइवान को जो है बोला है कि हम मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं है, हम सेपरेट है, हम इंडिपेंडेंट है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इवन यूनाइटेड नेशन तक ताइवान को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता।
क्योंकि चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी है, उसको रिकॉग्नाइज करता है यूनाइटेड नेशन, इवन इंडिया भी। अच्छा, अब ये क्या इशू क्या है, तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में चलना पड़ेगा। तो जैसे 1949 ईयर के बारे में मैं आपको बताऊं, तो चाइना को जो है वो आजादी मिली थी 1949 में। और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर चाइना के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे। तो अब देखो, कुछ पॉलिटिशियंस जो थे वो ऐसे थे कि वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक रूल जो है वो चाहते थे, राइट। अब उनको फोर्सफुली जो है वो हराया गया, एक प्रकार से कहा यह जाता है कि उनको फोर्सफुली हराया गया। और ये कहा जाता है कि वो लोग जो दूसरे पॉलिटिशियन थे, आप कह सकते हैं कि अपोजिशन वाले जो थे, तो वो जो है वो भागकर ताइवान चले गए। और एक्चुअली भागकर खुद नहीं गए, उनको भगाया गया था, प्रताड़ित किया गया था। तो ताइवान में जाकर ये लोग बस गए थे, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करना चाहते थे प्रॉपरली, प्योर तरीके से, राइट। तो वो ताइवान आकर जो है वो बस गए। और चाइना जो है वो बोलता है कि ताइवान उसी की टेरिटरी, बट चाइना इंडिपेंडेंट अपने आप को जो है वो घोषित करता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी जो है आइडिया होना चाहिए। और अभी आपको पता है कि ताइवान जो है वो चाइना के एंटी पे हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि चाइना जो है वो ताइवान को डराने के लिए उसके ऊपर से रॉकेट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर देता है, यानी कि रॉकेट सिस्टम को लॉन्च करता है, रॉकेट दागने लगता है। हालांकि इस पर अटैक नहीं करता, इसके आसपास के एरिया पर वेरियस ड्रिल्स करने लगता है, उसको डराने के लिए, खौफ क्रिएट करने के लिए अपना, राइट। तो ये वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान आता है। अच्छा, चाइना की एक और पॉलिसी है, चाइना की एक और पॉलिसी है वन कंट्री टू सिस्टम। जैसे कि हांगकांग वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और हांगकांग वाला एरिया हो गया, और हांगकांग के नजदीक में ही हम लोग को एक और एरिया देखने को मिलता है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ, मकाऊ। तो मकाऊ को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ही हम लोग को जो है वो मकाऊ देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मकाऊ। तो मकाऊ वाली टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती। तो ये टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिश कंट्रोल में थी। फिर ब्रिटिशर्स ने जब इस टेरिटरी को छोड़ा, चाइना को सौंपा, तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी पर जो है वो इंडिपेंडेंट रूल जो है वो चलेगा। तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा करके चाइना की वन कंट्री टू सिस्टम भी पॉलिसी, और चाइना की वन चाइना पॉलिसी। तो जब भी बात आती है चाइना की वन चाइना पॉलिसी के बारे में, तो हमेशा बात आती है ताइवान की। और यहीं पर ही आप देखो, ये जो एरिया दिख रहा है, पानी वाला एरिया, समुद्र वाला एरिया, ये एक स्ट्रेट है, दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने वाला जो एरिया होता है, वाटर बॉडी जो होती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो ताइवान स्ट्रेट भी हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ से काफी सारी जो वेसल्स हैं, शिप वगैरह है जो है वो होकर गुजरती हैं। जैसे कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, आप ध्यान में रखिएगा, इसी के बीच वाला एरिया जो है वो स्ट्रेट जो है वो कहलाता है। हालांकि साउथ चाइना सी को लेकर भी काफी मुद्दे हम लोग को चाइना के देखने को मिलते हैं। चाइना इस क्षेत्र पर क्लेम करता है, तो काफी सारी कंट्रीज है वो इससे खफा रहती हैं, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज वगैरह, राइट। तो ये हमने मैप देखा, तो आई थिंक मैप के थ्रू आपको चीजें क्लियर हुई कि ताइवान कहाँ पर है। और हमेशा याद रखना, चाइना की वन चाइना पॉलिसी ताइवान से रिलेटेड है, और वन कंट्री टू सिस्टम वाली पॉलिसी मकाऊ, हांगकांग, और ये इसके ऊपर भी हम लोग को जिंजियांग प्रोविंस जो है वो देखने को मिलती है चाइना की, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि उइघुर मुस्लिम जो है वो रहते हैं, तो इनका भी एक अलग सिस्टम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत भी एक ऑटोनॉमस क्षेत्र हम लोग को जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिलता है, ये वाला ऑटोनॉमस क्षेत्र, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैप के थ्रू आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हम मेनली थ्योरी पर आते हैं। तो अभी हुआ ये है कि एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है रिसेंटली, चाइना और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हॉन्डुरास के बीच में। अब देखो, हॉन्डुरास कंट्री कहां पर है ये भी मैं आपको बता। तो अब देखिए, मैप को देखिए, इंडिया की तरफ देखिए, फिर वापस से चाइना की तरफ जाते हैं हम लोग, और इससे ईस्ट की तरफ जो है वो हम लोग जाएंगे अमेरिका की तरफ, ठीक है। देखो, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला जो एरिया हम लोग को जो है नजर आ रहा है, राइट। तो ये जो है वो सेंट्रल अमेरिका वाला एरिया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। यहीं पर ही जो है वो आप देखेंगे मैक्सिको के नीचे की तरफ, तो आपको जो है वो हॉन्डुरास नाम की कंट्री जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। तो ये है हॉन्डुरास नाम की कंट्री। तो हमने क्या चीज जो है वो अभी सुनी कि हॉन्डुरास और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। कि ये दोनों मिलकर जो है वो डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो अपने बनाएंगे। और ये तब हुआ जब हॉन्डुरास ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो ताइवान के साथ खत्म कर दिया। आपने शायद एक चीज जो है वो अभी रिसेंटली कुछ दिनों से जो है वो आप सुन रहे हो, कुछ एग्रीमेंट चाइना ऐसी ऐसी कंट्रीज के साथ कर रहा है, जो कंट्रीज ताइवान को छोड़कर चाइना के साथ शामिल हो रही हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इससे यूएसए जो है वो काफी बुरी तरह से खफा होगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूएसए सपोर्ट करता है ताइवान को। अब सपोर्ट नहीं, इन द सेंस ऑब्वियस ही बात है कि चाइना की जो भी एंटी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, एंटी चाइना, या चाइना को लगता है, मतलब चाइना के जिन कंट्रीज के साथ संबंध अच्छे नहीं, उन कंट्रीज का दोस्त जो है वो यूएसए बन जाता है। वो कहावत है ना कि एक सिंगल दुश्मन अगर किसी का है, तो आपस में दो दुश्मन जो है वो दोस्त हो जाते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये कहावत जो है वो आपने कई बार सुनी होगी। तो हमने क्या देखा सुना कि एग्रीमेंट जो है हुआ है चाइना के बीच में और हॉन्डुरास के बीच में, राइट। डिप्लोमेटिक संबंध ये एक दूसरे के साथ अच्छे बनाने वाले हैं। और चाइना ने कभी भी ताइवान को जो है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये हमेशा बोलता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान जो है वो बेसिकली चाइना का ही पार्ट है।
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और चाइना और ताइवान का इशू जो है वो काफी पुराना हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में मात्र 13 ही कंट्रीज हैं जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है, जैसे कि मार्शल आइलैंड, नाउरू, राइट, पलाऊ, राइट, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं या छोटी कंट्रीज हैं, तुवालू, राइट, इस्वा टीनी, वेटिकन सिटी, राइट, बेलिस, ग्वाटमाला, हाइती, राइट, इसके अलावा पैराग्वे, राइट, सेंट किटीज एंड नेविस और सेंट लूसिया, सेंट विनिसेंट, राइट, और ग्रेनेडाइंस। तो ये सब कुछ 13 कंट्रीज है मात्र जो ताइवान को बोलते हैं कि हाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हम बात करेंगे वन चाइना पॉलिसी के बारे में। हालांकि आपको एक आइडिया लगी गया वन चाइना पॉलिसी है क्या। तो ये इसका मतलब ये है कि चाइना बोलता है कि मैं एक सिंगल कंट्री हूं और जिस सिंगल कंट्री में चाइना ताइवान दोनों शामिल है। और ये बात है 1949 की, जिस समय आजादी मिली थी चाइना को, एक प्रकार से आप कह सकते हो। इस समय माओ जेडोंग ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहा था जो चाइनीज सिविल वॉर जीत गया था। और नेशनलिस्ट थे कुओ मिंगटेंग। तो कुओ मिंगटेंग ये नेशनलिस्ट थे, तो ये लोग भाग गए थे, ताइवान इनको भगाया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो चाइना की जो गवर्नमेंट है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। और चाइना का कहना यह है कि ताइवान जो है वो एक प्रोविंस है चाइना की, और इसने बोला है कि ये वन चाइना का पार्ट है, और ताइवान जो है वो उसकी खुद की सरकार है, और ताइवान क्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो मेजर इश्यूज दोनों के बीच में क्या है, एक तो सॉवरेनिटी को लेकर चाइना बोलता है ताइवान जो है वो उसी की प्रोविंस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये रीयूनिफाई जो है वो उसके मेनलैंड के साथ ही है, यानी कि यूनिफाइड है ये। हाउएवर ताइवान बोलता है मेरी खुद की सरकार है, मेरी खुद की मिलिट्री है, मेरी खुद की इकोनॉमी है, भाई मैं तो सेल्फ रूल करता हूँ, राइट, सॉवरेन हूं मैं, मेरे ऊपर जो है वो कोई और शक्ति नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट रूल करता हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंस भी दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमें देखने को मिलती है, बल्कि चाइना की बात करें तो वहां पर वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट हम लोग को देखने को मिलता है, कम्युनिज्म वहां पर चलता है चाइना के अंदर। डिफरेंसेस इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन रहती है हमेशा। चाइना जो है, इसने बताया जाता है कि ये फोर्सफुली जो है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में जो है वो करना चाहता है, राइट। और उसने कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी जो है वो ताइवान स्ट्रेट में कंडक्ट करी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उससे कई बार ताइवान डर जाता है। इकोनॉमिक कंपटीशन भी दोनों के बीच में होते हैं, दोनों चाइना और ताइवान जो है वो इकोनॉमिक पावर हाउस है, राइट, दोनों ही कंपीट कर रहे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में। और चाइना जो है वो अपने डिप्लोमेट को यूज करता है ताइवान को आइसोलेट करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ताइवान को किसी के साथ दोस्ती नहीं करने देता, कन्विंस करता है दूसरी कंट्री को कि ताइवान से रिलेशनशिप खत्म करो और रिकॉग्नाइज करो चाइना को, राइट। तो ऐसी हरकतें करता है। और ताइवान का इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो ताइवान जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ सॉवरेन स्टेट के तौर पर, इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसलिए वो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली ताइवान। अब क्रॉस स्ट्रेट रिलेशनशिप की बात करें तो देखो स्ट्रेट मैंने आपको दिखाया था ना, स्ट्रेट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ताइवान स्ट्रेट जो है वो किन दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। अभी मैप में मैंने आपको दिखाया, बताओ जरा फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर। तो जो ताइवान स्ट्रेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर भी कई बार जो है वो स्थिति जो है वो खराब होती है, राइट। और यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को जो है वो कंटिन्यूअस सपोर्ट करता करता रहता है। ऑब्वियस ही बात है, इसलिए क्योंकि चाइना और यूएसए की एंटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है चाइना को कि चाइना एक ऐसी टेरिटरी है जो कि जिसमें ताइवान इंक्लूडेड है, राइट। और ताइवान एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, और चाइना ताइवान जो है वो अलग से यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या कहता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी समय तक वन चाइना पॉलिसी को जो है वो मेंटेन किया, और 1972 से इसने पीपल रिपब्लिक ऑफ जो चाइना जो है उसको बेसिकली एक सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो माना। और हालांकि इसने अनऑफिशियल रिलेशनशिप ताइवान के साथ मेंटेन किया। हालांकि यूएसए ने भी कभी नहीं बोला ऑफिशियल फ्रंट पे आकर कि ताइवान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट अभी अभी कुछ समय से जो है वो बोलने लगा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स की वन चाइना पॉलिसी, इसके अंदर और भी काफी सारी एलिमेंट्स हैं वन चाइना प्रिंसिपल के अलावा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट जो है कि स्ट्रेट डिस्प्यूट जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि स्ट्रेट जो है ना, वो वाला स्ट्रेट जो मैंने भी आपको दिखाया ताइवान स्ट्रेट, वहां से काफी सारी वेसल्स मतलब शिप्स जो है वो होकर गुजरती हैं। और उस स्ट्रेट में अगर टेंशन लगातार लगी रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि दुनिया भर का ट्रेड जो है वो हिलेगा, राइट। दुनिया भर के ट्रेड में जो है वो नुकसान होगा, राइट, रुकेगा ट्रेड। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इंडिया का क्या स्टैंड है, तो ऑफिशियली हम लोग वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हाँ हमारे रिलेशनशिप जो है वो ताइवान के साथ भी हैं, बट हम ऑफिशियली ताइवान को एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर जो है वो नहीं मानते हैं। बट अनऑफिशियल नॉन गवर्नमेंटल कॉन्टेक्ट हमारे ताइवान के साथ लगातार है, इवन हमारा ट्रेड भी ताइवान के साथ काफी अच्छा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट। गाइस अभी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लिक्विड्स में देखने को मिला है। तो देखो ये जो टॉपिक है इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर
एक कोई बॉडी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट में वो कन्वर्ट होता है जब उसको स्क्वीज किया जाता है, यानी कि उसको पिचकाया जाता है। जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिचकाया जाएगा या निचोड़ा जाएगा, तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, तो उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये चीज क्वार्ट्ज के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी। क्वार्ट्ज जो है वो काफी फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये 1880 में डिस्कवर हुआ था। और क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है वो बना हुआ है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन के और ऑक्सीजन एटम के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। चार वर्टिसेस इसके हम लोग को 3 साइडेड पिरामिड्स के देखने को मिलते हैं। हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 पिरामिड्स को जो है वो शेयर करता है, यानी कि 2 पिरामिड्स में एक ऑक्सीजन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और ये पिरामिड जो है वो अपने आप को, अपने फॉर्म को रिपीट करते रहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, राइट। कंटिन्यूअसली जो है वो एक जैसे फॉर्म में जो है वो चलते रहते हैं। और इसका इस्तेमाल आप देखते हैं रिस्ट वॉचेस में होता है, कॉर्ड्स की वॉचेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब देखो कॉर्ड्स एक कंपनी भी है अलग से, राइट, बट वॉचेस में इसका इस्तेमाल होता है। और ये क्रिस्टल जो है इनका उपयोग सिगरेट लाइटर्स में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक गिटार्स में किया जाता है, टीवी रिमोट कंट्रोल्स में किया जाता है, ऑडियो ट्रांसड्यूसर में किया जाता है। ऑडियो ट्रांसड्यूसर का मतलब कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या वाइस वर्सा। और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस, जहां पर कन्वर्ट होता है, राइट, करंट में। तो मैकेनिकल टू करंट में कन्वर्जन को जो है वो अपन ये बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। और जब भी मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो क्रिस्टल जो है वो स्क्वीज होता है, यानी कि निचुड़ता है, और उस समय चार्ज जो है वो बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और कुछ प्रकार का वोल्टेज जो है वो डेवलप होता है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कब बनता है? जब कोई पर्टिकुलर बॉडी या ऑब्जेक्ट वो स्क्वीज होता है, और स्क्वीज होने के कारण जब वो कोई वोल्टेज रिलीज कर रहा है या चार्ज या करंट रिलीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बार साइंटिस्ट ने ये पाया है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिक्विड्स में देखने को मिल रहा है, लिक्विड। और ये एक प्रकार के लिक्विड हम लोग को देखने को मिल रहा है रूम टेम्परेचर में। ये लिक्विड जो है वो आइकॉनिक लिक्विड जो है वो इसको कहते हैं। 2 लिक्विड्स ये हैं, राइट, प्योर आई ब्यूटिल 3 मिथाइल लिमिडेजोलियम बिस, राइट, ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनिल। तो ये बेसिकली लिक्विड है। और दूसरा लिक्विड ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनिल 1 हेक्सिल 3 मिथिल लिमिडेजोलियम, राइट। तो ये बेस लिक्विड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक प्रकार के लिक्विड में जो है वो ये नजर आया है, राइट। और बॉडी जो है उसको स्क्वीज किया जाता है, और जैसे ही स्क्वीज करते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, पिरामिड ऑफ क्वार्ट्ज की तरह, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। अब ये डिस्कवरी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, या कोई बॉडी, कोई स्ट्रक्चर, तो उसका, अब देखो सॉलिड का तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप दिख रहा है, आप जिसमें ये लेक्चर जो है वो देख रहे होगे, या टीवी पे लेक्चर देख रहे होगे, तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बट कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट जो होता है उसका प्रॉपर कोई शेप नहीं होता। तो अभी तक की स्टडी ये कही गई थी कि किसी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका कोई शेप है उसको स्क्वीज कर सकते हो आप, तब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। बट अब लिक्विड का तो हालांकि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके बाद भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं कि इसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट। तो ये एक नई स्टडी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको मेनली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है बस ये पता होना चाहिए। सिंपल शब्दों में याद रखो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर उसको जब स्क्वीज करते हैं और उस दौरान जब वो चार्ज रिलीज करता है, कोई वोल्टेज उसके अंदर आता है, राइट, तब उस चीज को जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे अभी नई डिस्कवरी जो हुई है कि लिक्विड में भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट का उपयोग करके लिक्विड को भी जो है वो उपयोग किया जा सकता है एज अ लेंसेज के तौर पर, और उसकी डायनेमिक फोकसिंग एबिलिटी इसमें हम लोग को नजर आएगी। एनीवेज, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट, तो पहली चीज तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें कैप्टिव का प्रॉपर मीनिंग कि कैप्टिव किस चीज को कहते हैं, तो किसी को भी बंदी बनाना, राइट, कैप्ट एज अ प्रिजनर। कैप्टिव का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, कैप्टिविटी में जो है वो ये जानवर रह रहे हैं, तो वो होता है कैप्टिव। बट यहाँ पर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि जो एम्प्लॉइज है उनको आपने कैदी बना दिया, नहीं। देखो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि किसी इंडस्ट्री को कोई प्रॉपर स्किल चाहिए वर्कर्स में, किसी इंडस्ट्री को प्रॉपर कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए वर्कर्स में, तो यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको वो स्किल सिखाई जाती है, उनमें वो स्किल डेवलप की जाती है, और उसके बाद उनका प्लेसमेंट उस इंडस्ट्री में करवा दिया जाता है जिस इंडस्ट्री को वो स्किल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये किया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं
वो बेसिकली कंपनी वालों से, इंडस्ट्री वालों से बातचीत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको किस प्रकार की स्किल की रिक्वायरमेंट है, और वो स्किल सिखाई जाती है, वो स्किल डेवलप की जाती है युवाओं में, और फिर उनका जो है वो जैसे ही उनका स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग फिनिश होती है, तुरंत उनका प्लेसमेंट जो है वो लगवा दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आई? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। सो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका मेन एम यही है कि डिमांड बेस्ड स्किलिंग इकोसिस्टम, डायनेमिक और डिमांड बेस्ड स्किलिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, इंडस्ट्रीज पार्टनर से बातचीत करके, और रूरल एरिया में रहने वाले जो युवा हैं उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराना स्किल डेवलप करने के बाद। तो ये इनिशिएटिव अश्योर करेगा पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट कैंडिडेट्स का, कि जैसे ही कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग फिनिश होती है तुरंत उनको प्लेसमेंट मिलेगी, और मिनिमम 6 महीने के लिए, जिसमें मिनिमम सीटीसी 10,000 रुपए होगा। ये प्रोग्राम रूरल एरिया में रहने वाले गरीबों के लिए काफी अच्छा होने वाला है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर हम लोग बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की, नाम से हमारा कौशल योजना, स्किल डेवलप करने वाली स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है, और ये एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम है, यानी कि स्किल डेवलप करना है, और स्किल डेवलप होने के बाद सामने वाले व्यक्ति को प्लेसमेंट मिल जाए, यानी कि जॉब मिल जाए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। गरीबों को, मतलब गरीब युवाओं को जो है वो हेल्प करती है। इसको 2014 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, उसने इसको फंड किया है। और ये प्रोग्राम जो है वो करंटली इंप्लीमेंट किया जाता है 27 राज्यों में, 4 यूटी में, राइट। और डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रूरल एरियाज में रहने वाले जो युवा हैं जिनकी उम्र 15 से 35 साल की है, तो उनको जॉब्स प्रोवाइड कराना, राइट। इसमें सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे SC ST 50%, माइनॉरिटी 15%, वुमेन 33%, ये कवरेज करना मैंडेटरी है, यानी कि इन लोगों को शामिल करना मैंडेटरी है। तो ये फैक्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इंडेक्स प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? आपने अलग अलग प्रकार के इंडेक्स जो है वो देखे होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। अलग अलग इंडेक्स जो है वो बनते हैं, अलग अलग कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो अब सेबी जो है वो उनको रेगुलेट करने पर काम कर रही है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी शेयर मार्केट जो होता है उसको रेगुलेट करती है। तो अब ये बेसिकली जो इंडेक्स प्रोवाइडर जो है उनको भी रेगुलेट करेगी, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में उस प्रैक्टिस पर फोकस कर रही है। सेबी को बोल रही है सरकार, इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो है उनको भी आपको जो है वो रेगुलेट करना है, उनको भी चेक करना है, क्योंकि अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिले हैं, जो इशू पूरा जो है वो सामने आया अडानी ग्रुप का, आपको पता होगा, राइट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हम लोग को चीजें जो है वो देखने को मिली। तो यही कह रहे हैं कि भाई ऐसे जो भी जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो है वो अपनी राय देते हैं, रिव्यू देते हैं, उस कंपनी को रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको भी उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। नहीं तो पता लगे कल को उड़ती उड़ती कोई खबर आई और हमारा मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो बहुत भारी नुकसान जो है वो हो जाएगा इकोनॉमी को। तो पार्लियामेंट जो है उसने सेबी को कार्य जो है वो सौंपा है कि आप इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करो, और आपको जो भी बेहतर करते बने वो आपको करना है। और इवन आपको अब इंडेक्स प्रोवाइडर्स को भी जो है वो रेगुलेट करना है, चेक करना है कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रैंकिंग प्रोवाइड कराते समय। तो ये मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर्स क्या है? तो ये कुछ कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली इंडेक्सेस जो होते हैं उनको डिजाइन करती है, कैलकुलेट करती है, राइट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूल्स जो है वो बनाना, जो डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटीज जो है वो हर एक इंडेक्स में जो है वो कितनी है, किस प्रकार से इंडेक्स जो है वो मैनेज होगा, किस प्रकार से सिक्योरिटीज जो है वो ऐड की जाएंगी, रिमूव की जाएंगी इंडेक्स से ओवर द टाइम। तो ये मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर ये काम करता है, और इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता जो है वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में अनरेगुलेटेड इंडेक्स प्रोवाइडर्स हम लोग को NSE इंडेक्सेस, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब देखने को मिल रहे हैं। और लगातार तेजी से जो है वो इंडेक्स फंड्स में बढ़ोतरी होती जा रही है, काफी तेजी से रैपिड ग्रोथ होती जा रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन इंडेक्स प्रोवाइडर्स को भी जो है वो रेगुलेट करना। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सेबी के बारे में बात करें तो सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत बनाया गया। ये 12 अप्रैल 1992 को स्टैब्लिश हुई थी। और सेबी जब एग्जिस्टेंस में आई तो इससे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल ये इशू करती थी रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। तो सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल हम लोग को देखने को मिलता था, और ये जो है इसको अथॉरिटी मिलती थी कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से, फिर 1992 में सेबी आ गई।
अप्रैल 1988 में सेबी को बनाया गया एज अ रेगुलेटर के तौर पर कैपिटल मार्केट्स के इंडिया के अंदर, और एक रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिर बाद में जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। इनिशियली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट काफी सारी कानूनी शक्ति इसके पास हुआ करती थी। बाद में ये प्रॉपर कानूनी तौर से बॉडी जो है वो बनाई दी गई। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और स्टैट्यूटरी पावर इसको 1992 में जो है वो मिल गई। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। ये एक कॉजी लेजिस्लेटिव और कॉजी जुडिशियल बॉडी भी है। दंड भी प्रोवाइड कराने की इसके पास शक्ति है और अपने रूल्स रेगुलेशन कानून बनाने की भी शक्ति इसके पास है। पेनाल्टी इंपोज कर सकती है, रूल्स रेगुलेशंस, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है, राइट। इंडियन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का इसका काम है, डेवलप करने का काम है। सिक्योरिटी मार्केट हैसल फ्री चले, राइट। हैसल फ्री यानी कि बिना किसी रुकावट के जो है वो सिक्योरिटी मार्केट चले, इस पर ये काम करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रोविडेंट फंड के बारे में तो आपको पता होगा, पीएफ के बारे में जानकारी है ना। पीएफ, एम्प्लॉयर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पीएफ में चला जाता है, प्रोविडेंट फंड पे चला जाता है। उस पर हर साल जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, राइट। बट ये पैसा जो है वो कब निकाला जा सकता है, जब आप रिटायर होते हो। लमसम में भी निकाल सकते हो, या फिर इस पैसे में आपको जो है वो देखने को मिलता है कि आप उसको ईएमआई जो है वो उसकी बना सकते हो, यानी कि पेंशन जिसको हम लोग जो है बोलते हैं एक प्रकार से। तो ये चीज है। अभी न्यूज में ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ईपीएफओ ने रेस कर दी है, बढ़ा दी है इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉइज की। तो अच्छी चीज है, एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गए हैं, 8.15% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। ये डिसीजन जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का वो तब आया जब फाइनेंशियल सिस्टम ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया काफी सारे सेविंग स्कीम्स में। ईपीएफओ के पास भी हाई सरप्लस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, पैसा ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये तक देखा गया कि ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट 40 साल से गिर गया, यानी कि 40 इयर्स बिलो हो गया, 8.1 हो गया 8.5 से, राइट। फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का हम लोग को सेविंग का जो है वो देखने को मिलता है कि हाईएस्ट है, और ये बेनिफिट प्रोवाइड कराता है 60 मिलियन सब्सक्राइबर को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के। अब रिक्वायरमेंट सपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का मेनली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के थ्रू हम लोग को जो है वो नजर आता है। दो प्रकार की स्कीम है। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के बारे में बात करें, आप ये फैक्ट थोड़े से ध्यान में रखना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो मेन स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के तहत। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सफिशिएंट रिटायरमेंट कॉर्पस, यानी कि एक व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसके पास इतनी पर्याप्त धनराशि जो है वो होनी चाहिए कि जिससे उसका गुजारा अच्छे से चल सके। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है। इस फंड के अंदर दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% का होता है। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो है, तो हर महीने 12% दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 12% कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखना। एक बार कोई इंडिविजुअल रिटायर होता है तो उसको जो है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर दोनों का लमसम में मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। और आज की रेट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.10% हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको बढ़ाकर 8.15% जो है वो अभी किया गया है, राइट। और ये रेट ऑफ रिटर्न जो भी कमाया जाता है वो फिक्स होता है, यानी कि 8.15% अब फिक्स हो गया है। और इंटरेस्ट जो कमाया जाता है टैक्स फ्री होता है। तो जो भी इंटरेस्ट जो कमाया है, जो भी अर्निंग हुई है उनकी, वो टैक्स फ्री होती है। तो ये हो गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के बारे में बात करें तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये एम्प्लॉइज को जो है वो प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, राइट। जैसे ही 58 के बाद वो रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद उनको इसका बेनिफिट मिलने लगता है। अच्छा, एक व्यक्ति को जब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का बेनिफिट तभी मिलता है जब वो एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करे, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जरूरी नहीं कि 10 साल की सर्विस जो है वो कंटिन्यू वन गो में हो रही है, बीच बीच में काम कर लिया फिर छोड़ दिया फिर आ गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसमें भी अगर 10 साल उसने कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो एलिजिबल हो जाता है पेंशन बेनिफिट के लिए। और पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत इक्वली शेयर नहीं किया जाता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं 12%। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में, जिसके बारे में हमने बात करी। और ये 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के बीच में स्प्लिट होता है, जिसमें वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में 3.67% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में 8.33% कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा
जो कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.16% जो है वो अलग से कंट्रीब्यूट जो है वो करती है, और एम्प्लॉइज इसके अंदर जो है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होता है। ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।